आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा ही है। इस भागती हुई दुनिया में मन को शांत कैसे किया जाए। चलिए एक आम इंसान का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उसका नाम अंजलि है। अंजलि एक कॉर्पोरेट जॉब में है, डेडलाइन का प्रेशर है, घर पर भी तनाव है और उसका मन हर समय एक तूफान में फंसा रहता है। बिल्कुल। और अंजलि की इसी उलझन में हमारी आज की चर्चा का केंद्र है। सवाल ये है कि क्या अंजलि की अशांति का जो स्रोत है और उसका समाधान, क्या वो पूरी तरह से उसके अंदर है? मतलब क्या आत्मसजगता और कुछ दिमागी तकनीकों से इस तूफान को पूरी तरह काबू किया जा सकता है? या फिर ये सोच अंजलि के ऑफिस के प्रेशर, उसकी आर्थिक चिंताओं और सामाजिक माहौल जैसी बाहरी हकीकतों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रही है, जो शायद इस तूफान की असली वजह है? मेरा मानना है कि तूफान की असली वजह अंजलि के बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर है। शांति हमारे अंदर ही है, बस उसे खोजने के लिए एक सही दिशा चाहिए। और मेरा तर्क ये है कि ये सोच समस्या को बहुत ज्यादा सरल बना देती है। हम एक तरह से अंजलि पर ही सारा बोझ डाल रहे हैं, जबकि असली समस्या शायद वो सिस्टम है जिसमें वो जी रही है। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। मेरी नज़र में अशांति का जो मूल कारण है वो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर बिना रुके चलने वाले विचार हैं। हमारी पूरी एनर्जी या तो अतीत के पछतावों में खर्च होती है कि मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, या फिर भविष्य की चिंताओं में, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। हाँ, हम प्रेजेंट में, वर्तमान में होते ही नहीं है। मन देखिए एक छोटे बच्चे की तरह है जिसे आप डांट कर या जबरदस्ती चुप नहीं करा सकते। उसे प्यार से, समझदारी से एक दिशा देनी पड़ती है। जब हम अपनी सजगता को बाहर की दुनिया से खींचकर अपने अंदर, अपनी सांसों पर या शरीर की संवेदनाओं पर लाते हैं, तो मन की जो बेलगाम रफ्तार है वो अपने आप धीमी होने लगती है। ये मन पर काबू पाना नहीं है, ये मन के पार जाना है। उसे उसकी नेचुरल शांत अवस्था में लौटने देना है। देखिए, यहाँ मेरी सोच थोड़ी अलग है। ये कहना कि अशांति सिर्फ एक अंदरूनी मामला है, उन लाखों लोगों की सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है जिनकी जिंदगी वाकई में मुश्किल है। आर्थिक दबाव, नौकरी जाने का डर, रिश्तों का तनाव, स्वास्थ्य की चिंताएं, ये सब मतलब ख्याली पुलाव नहीं है, ये ठोस हकीकतें हैं। जब कोई इंसान अपने घर की ईएमआई को लेकर चिंतित है, तो उसे ये कहना कि समस्या तुम्हारे विचार है, उसकी तकलीफ का एक तरह से मजाक उड़ाने जैसा है। और जो सॉल्यूशंस बताए जाते हैं, कुछ मिनट सांस पर ध्यान दो या 5 मिनट पार्क में टहल लो, ये सब गहरी और पुरानी चिंताओं के सामने बैंडेड की तरह लगते हैं। और ये जो तर्क है कि लोग शांत होना ही नहीं चाहते क्योंकि वे ड्रामा और ओवरथिंकिंग के आदी हो चुके हैं, ये उन लोगों के लिए काफ़ी अपमानजनक हो सकता है जो वाकई में डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी गंभीर मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। आपने बाहरी परिस्थितियों की जो बात की वो बिल्कुल सही है। स्ट्रेस असली है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक ही परिस्थिति में, मान दीजिए एक ही ऑफिस में एक ही बॉस के नीचे काम करने वाले दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? एक तनाव में बिखर जाता है, दूसरा शांत रहकर रास्ता निकाल लेता है। फर्क कहाँ है? फर्क परिस्थिति में नहीं, उस पर दी गई हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया में है। और उस प्रतिक्रिया की चाबी हमारे विचारों के पास है। इसका एक बहुत ही शक्तिशाली प्रमाण हमारी सांसों में छिपा है। जब हम सिर्फ 4 गहरी सांसें लेते हैं, तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चाल नहीं है, ये एक फिजिकल, एक शारीरिक क्रिया है। हम अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो हमारे शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम का मेन स्विच है। हम सचमुच अपने शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड से बाहर आने का सिग्नल दे रहे हैं। शक्ति इसमें है कि ये कंट्रोल बाहरी नहीं, पूरी तरह से आंतरिक है। ये एक दिलचस्प साइंटिफिक फैक्ट है, पर ये मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं देता। ये विचार हवा में तो पैदा नहीं होते ना, ये उस बॉस के दिए तनाव, उस नौकरी की इनसिक्योरिटी की सीधी प्रतिक्रिया होते हैं। तो आप उस दिहाड़ी मजदूर को क्या कहेंगे जिसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है? क्या उसे भी बस अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए? प्रैक्टिकली ये कैसे काम करेगा? सिर्फ अपने विचारों को देखना या 4 गहरी सांसें लेना उन मूल समस्याओं को कैसे हल कर सकता है जो इन विचारों को जन्म दे रही हैं? क्या ये नजरिया इंसान पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डाल देता, जबकि समाज और सिस्टम भी उतने ही जिम्मेदार हो सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी तूफान में फंसे इंसान को ये कहना कि तुम भीग इसलिए रहे हो क्योंकि तुम बारिश के बारे में सोच रहे हो।
अरे नहीं, वो इसलिए भीग रहा है क्योंकि बारिश हो रही है। मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन शायद आप इन तकनीकों की गहराई को कम आंक रहे हैं। ये केवल सतही उपाय नहीं है। आपने कहा विचारों को देखना, जिसे थॉट वॉचिंग भी कहते हैं। इसे ध्यान का सबसे पवित्र रूप इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हम अपने विचार नहीं हैं। ये हमारे विचार और हमारी असली पहचान के बीच एक फासला, एक गैप पैदा करता है, और उसी फासले में शांति का अनुभव होता है। इसका मकसद बाहरी समस्या को हल करना नहीं, बल्कि उस समस्या से पैदा होने वाली आंतरिक अशांति की पकड़ को ढीला करना है। इसी तरह 10 मिनट का डिजिटल डिटॉक्स, यानी सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने फोन और स्क्रीन से पूरी तरह दूर रहना, हमारी मानसिक थकान को 40% तक कम कर सकता है। यहां समझने वाली बात यह है कि समस्या मन की नहीं, हमारी अटेंशन की थकान की है। हमारा ध्यान लगातार बाहरी उत्तेजनाओं, नोटिफिकेशंस, ईमेल, खबरों से थक चुका है। ये 10 मिनट का ब्रेक उस थके हुए ध्यान के लिए एक पावर नैप जैसा है। ये एक आकर्षक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये प्रभाव स्थायी हैं? मतलब कितने असरदार हैं? 10 मिनट के डिजिटल डिटॉक्स के बाद जब अंजलि वापस उसी तनाव भरे ऑफिस के ईमेल और डेडलाइंस में लौटती है, तो क्या वो शांति बनी रहती है? 5 मिनट प्रकृति को निहारने के बाद जब वो अपने शोर शराबे वाले अपार्टमेंट में वापस आती है, तो क्या होता है? ऐसा लगता है कि ये तकनीकें सिम्टम्स पर काम करती हैं, लेकिन क्या वे उस बीमारी का इलाज है जो इन लक्षणों को पैदा कर रही हैं? जिस इंसान की पूरी जिंदगी ही संघर्ष है, उसके लिए क्या ये तकनीकें एक अस्थायी पलायन, एक टेम्पररी एस्केप से ज्यादा कुछ साबित हो पाएंगी? ये तो पेन किलर लेने जैसा है जबकि हड्डी टूटी हुई हो। दर्द कुछ देर के लिए चला जाएगा, पर टूटी हड्डी तो वहीं की वहीं है। हड्डी टूटी हुई हो, यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है। पर मैं कहूंगा कि ये तकनीकें पेन किलर नहीं बल्कि फिजियोथेरेपी हैं। पेन किलर आपको तुरंत राहत देती है, लेकिन फिजियोथेरेपी धीरे धीरे आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है ताकि आप भविष्य के झटकों को बेहतर तरीके से सह सकें। यह अभ्यास पलायन नहीं बल्कि मन का प्रशिक्षण है। जैसे आप रोज जिम जाकर शरीर को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही इन अभ्यासों से आप अपने मन को लचीला और मजबूत बनाते हैं ताकि बाहरी दुनिया का प्रभाव आप पर कम हो। बात यह नहीं है कि शांति हमेशा बनी रहेगी। बात यह है कि जब अशांति की लहर आए तो आपके पास तैरने के लिए हुनर हो। और इसी से जुड़ा एक कड़वा सच ये भी है कि मन को शांत करना इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हमारा मन ड्रामा, ओवरथिंकिंग और इमोशनल उतार चढ़ाव का आदी हो चुका है। ये एक पैटर्न बन गया है। शांति हमें अपरिचित, यहां तक कि उबाऊ लगती है, और मन हमेशा परिचित रास्ते पर चलना चाहता है, चाहे वो रास्ता तकलीफदेह ही क्यों ना हो। मुझे खेद है, लेकिन ये तर्क मुझे बहुत खतरनाक लगता है। इसे विक्टिम ब्लेमिंग यानी पीड़ित को ही दोष देने के रूप में देखा जा सकता है। ये कहना कि लोग शांत नहीं होना चाहते क्योंकि वे ड्रामा के आदी हैं, उनकी असली बाधाओं को पूरी तरह से नज़रअंदाज करना है। शायद उनके पास शांत होने के लिए ज़रूरी सुरक्षित माहौल, समय या संसाधनों की ही कमी है। उस अकेली माँ के बारे में सोचिए जो 3 बच्चों की परवरिश कर रही है और 2 नौकरियां कर रही है। उसके पास 10 मिनट के डिजिटल डिटॉक्स का समय या मानसिक ऊर्जा कहाँ से आएगी? उसके लिए तो शायद अशांति और हर पल चौकन्ना रहना ही जिंदा रहने का तरीका है। क्या ये संभव नहीं है कि अशांति एक बुरी आदत नहीं बल्कि जिंदा रहने की एक जरूरी प्रतिक्रिया हो? एक सैनिक के लिए युद्ध के मैदान में हाइपर विजिलेंस यानी अत्यधिक सतर्कता एक आदत नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उसकी अशांति उसकी सुरक्षा करती है। ये एक बहुत मजबूत पॉइंट है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि किसी की मुश्किलों को कम आंका जाए। यहाँ किसी को दोष देने की बात नहीं हो रही है, बल्कि मन के काम करने के तरीके को समझने की हो रही है। मन पैटर्न्स में काम करता है। अगर वो सालों से चिंता के पैटर्न में रहा है, तो शांति का नया पैटर्न उसे अजीब और असुरक्षित लगेगा। इसे बदलने के लिए एक सचेत प्रयास की जरूरत होती है, और ये प्रयास बड़े बड़े बदलावों से नहीं बल्कि छोटे से छोटे आंतरिक बदलावों से शुरू हो सकता है। जैसे कि हमारा आंतरिक संवाद, यानी हम खुद से कैसे बात करते हैं। हमारी अशांति का एक बहुत बड़ा कारण हमारा खुद से बात करने का कठोर तरीका है। हम खुद को कोसते हैं, खुद पर शक करते हैं, खुद को अकेला महसूस कराते हैं। ऐसे में जब हम चिंता में हों तो बस रुककर अपने मन से एक बच्चे की तरह बात करें और सिर्फ ये कहें, मैं तेरे साथ हूं, डर मत।
ये एक छोटा सा वाक्य तुरंत मन को स्थिरता और सुरक्षा का एहसास कराता है। ये एक तत्काल माइंड रीसेट है। ये हमारे आंतरिक संवाद को बदलकर हमारी भावनात्मक स्थिति को तुरंत बदल सकता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। यह एक उपयोगी साइकोलॉजिकल टूल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक जरूरी है, लेकिन क्या ये खुद को दिया गया एक झूठा आश्वासन नहीं है? अगर बाहरी खतरा या समस्या वास्तविक और मौजूद है, अगर अंजलि का बॉस उसे सच में नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है, तो खुद से ये कहना कि मैं तेरे साथ हूं, डर मत, कुछ पल की राहत तो दे सकता है, लेकिन ये उस बाहरी वास्तविकता को नहीं बदलता। ये हकीकत का विकल्प नहीं हो सकता। जब समस्या बाहरी हो और आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो, तो क्या सिर्फ आंतरिक संवाद बदलना काफी है, या कहीं ये हमें पैसिव तो नहीं बना देता, जहां हम असल समस्या को हल करने की कोशिश करने के बजाय केवल अपने अंदर अच्छा महसूस करने की कोशिश करते रहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद को तसल्ली देते रह जाएं और असलियत में हमारी नौकरी चली जाए? अंत में मेरे लिए ये स्पष्ट है कि शांति एक आंतरिक अवस्था है। बाहरी दुनिया हमेशा अनिश्चित और उथल-पुथल से भरी रहेगी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अंजलि अपने बॉस को या कंपनी की पॉलिसी को नहीं बदल सकती, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रियाओं को चुन सकती है। अपने मन को साधने की क्षमता, अपने आंतरिक संवाद को बदलने की शक्ति, ये पूरी तरह उसके भीतर है। ये तकनीकें हमें बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने के बजाय अपने आंतरिक स्वरूप का मालिक बनने में मदद करती हैं। शांति बाहर खोजने वाली चीज नहीं है, क्योंकि वो कभी बाहर थी ही नहीं। शांति आप स्वयं है, बस हमें अपने भीतर लौटना सीखना है। वहीं दूसरी ओर मेरे लिए ये भी उतना ही जरूरी है कि हम मानसिक स्वास्थ्य को सिर्फ एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनाकर ना छोड़ दें। हमें उन बाहरी और प्रणालीगत मतलब सिस्टमैटिक वजहों को भी स्वीकार करना होगा जो अशांति पैदा करते हैं, जैसे काम के लंबे घंटे, आर्थिक असमानता, सामाजिक दबाव, ये सब। अंजलि की मदद करने के लिए आंतरिक अभ्यास जरूरी हैं। वे निश्चित रूप से सहायक हो सकते हैं, लेकिन वो एक बड़े और जटिल समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा हैं। अगर हम सिर्फ भीतर देखने पर जोर देंगे, तो हम उन बाहरी ढांचों को बदलने से चूक जाएंगे जिन्हें असल में बदलने की जरूरत है, ताकि भविष्य में और अंजलियां इस तूफान में ना फंसें। आज की चर्चा से ये साफ है कि मन की शांति का विषय बहुआयामी है। एक नजरिया आंतरिक अनुशासन और आत्म जागरूकता पर बल देता है, ये मानते हुए कि असली शक्ति हमारे भीतर ही है, जबकि दूसरा नजरिया बाहरी दुनिया के प्रभाव को समझने और उसे संबोधित करने की जरूरत पर जोर देता है, ये याद दिलाते हुए कि हम समाज और अपनी परिस्थितियों से कटकर नहीं जी सकते। शायद सच्चा रास्ता इन दोनों दृष्टिकोणों के संतुलन में ही कहीं छिपा है, और ये बातचीत हमें उन संभावनाओं पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है।